सोनिया गांधी से कहा जाए आप माफी मांगे, राहुल गांधी से कहा जाए माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे नारों को एक तरीके से देखा जा रहा है कि दरअसल कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की कोशिश कर रहा है। पकड़ने के बाद कहा कि राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए थी, और तब ये बार बार कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग गालियां देते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने 90 गालियों की एक लिस्ट भी निकाली। उन्होंने तो लाइव टेलीविजन में कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को मां की गाली दी थी, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसको उच्चारित किया था। उसके बाद अरुण जेटली को संसद के पटल पे माफी मांगनी पड़ी थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को लेकर कैसी कैसी भद्दी टिप्पणियां की जाती थी। गली गली में इंदिरा गांधी डैश डैश मैं कहना नहीं चाहता हूँ। 53, 52, 54 में जब हिंदू कोड बिल आया था, उस वक्त जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर टिप्पणियां की गई थी, जिस तरीके से उनको गाली गलौज की गई थी, जिस तरीके से उनकी शव यात्रा निकाली गई थी, जिस तरीके से उनके पुतलों को जलाया गया था, उनके पुतलों को जिस तरीके से चप्पल जूतों से पीटा गया था, लेकिन ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली थी। मुद्दा था वोट चोरी, लेकिन कुछ सेकंड के वायरल नारों ने पूरा नैरेटिव पलटने का मौका दे दिया। नारे क्या थे? बहुत ही अपशब्द थे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए जा रहे थे। बीजेपी ने तुरंत मुद्दा उठाया और कहा कि पीएम का अपमान हुआ है। कांग्रेस ने राजनीति के स्तर को गिरा दिया है और सोनिया गांधी से कहा कि आप माफी मांगिए। वो सामने बैठी थी, नड्डा ने कहा। कांग्रेस बोली ये हमारे नारे नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा राहुल गांधी द्वारा दिया गया था, लेकिन कब्र खुदेगी जैसे नारे पार्टी से जुड़े नहीं हैं। और संसद में लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा ही हंगामा और सदन का स्थगन पर स्थगन। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जब कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो बड़ा होता है, ठीक उसी समय कोई अज्ञात या छोटा नेता एक विवादास्पद बयान क्यों दे देता है? क्या ये एक संयोग है या फिर ये एक ट्रेंड है? फिर कांग्रेस दूरी बनाती है और पीएम मोदी को खुद उनकी भी भाषा का याद दिलाती है। ये चर्चा चलती है कई दिनों तक, और बीजेपी उसी मुद्दे पर रहती है और पूरी टूल किट का इस्तेमाल कर असली मुद्दे को किनारे करने की कोशिश करती है और नैरेटिव को बदलकर हमलावर हो जाती है। सवाल अब यही है, ऐसा क्यों और बार बार कैसे? तो चलिए आज इसी ट्रेंड को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यम जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। और आज अपनी पैनी नजर से देखेंगे इस नारों के पीछे क्या था। आशुतोष सर, क्या है ट्रेंड? देखिए अंकुर, ये कोई नया नारा नहीं है। इस तरीके के नारे 70 के दशक में और लगातार लगते रहे हैं। विश्वविद्यालयों में बहुत जम के लगते रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जम के लगते रहे, यहाँ तक लगते रहे कि हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इस तरीके के नारे चलते रहे जीवन में, छात्र राजनीति में, छात्र आंदोलन में इस तरीके के नारे लगातार चलते हैं। लेकिन अब ऐसे नारों को एक तरीके से देखा जा रहा है कि दरअसल कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की कोशिश कर रहा है। मेरा मानना है कि जिस 15 रामलीला के मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़कर के बाद एक बड़ी रैली हुई, और जहां से एक राजनीतिक संदेश देश के अंदर देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के नारों का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है, और ये हर बार इस तरीके से कोशिश होती है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी जोड़ के देख रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की कल रैली थी, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन का ठीक शाम को 5 बजे, तो सारी जो डिबेट जो दरअसल कांग्रेस के वोट चोरी के मसले पर होनी चाहिए थी, वो पूरी की पूरी डिबेट पार्टी के नए संभावित अध्यक्ष पर आकर टिक गई है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आपको याद होगा इसी तरीके से जब राहुल गांधी वहां पर थे, बिहार के अंदर रैलियां कर रहे थे, वोट अधिकार रैली कर रहे थे, और तो उस वक्त भी इसी तरीके का एक कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, जब सारे वरिष्ठ नेता वहां से जा चुके थे, उसका कोई वीडियो उन लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए थी, जबकि उस आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, उसको जेल भी भेज दिया गया था। और तब ये बार बार कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग गालियां देते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने 90 गालियों की एक लिस्ट भी निकाली, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने अपने लोकसभा के दौरान वंदे मातरम के भाषण के दौरान भी किया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं, उनके तो एक प्रवक्ता जिनका नाम दुनिया को मालूम है, वो प्रेम शुक्ला,
उन्होंने तो लाइव टेलीविजन में कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को मां की गाली दी थी, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसको उच्चारित किया था। और उसके बाद कहीं किसी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने माफी नहीं मांगी ना वो। और ये भी एक संयोग है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको कोई बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी नहीं की। तो प्रेम शुक्ला ने जिस तरीके से गालियां दी थी, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे टीवी पैनलिस्ट हैं, और मैं चूंकि लगातार टीवी चैनल्स पर रहता हूं, और वो तमाम राहुल गांधी को लेकर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन अगर इस तरीके का कहीं कोई नारा लगाया, क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नारा लगाया इस तरीके का? क्या कांग्रेस के मझोले किस्म किसी नेता ने इस तरीके का कोई नारा लगाया? क्या मंच से इस तरीके का कोई नारा लगाया गया? अब कार्यकर्ता वहां थे, कार्यकर्ताओं में कौन था, किस पार्टी का था, क्या उनको वहां भेजा गया था, या किसी ने उत्साह में इस तरीके के नारे लगाए हैं? उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दे कि उसके आधार पर संसद चलने ना पाए, वहां पे संसद स्थगित हो जाए, सोनिया गांधी से कहा जाए आप माफी मांगे, राहुल गांधी से कहा जाए माफी मांगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और लोगों का ध्यान राहुल गांधी के मुद्दे पर न जाए, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे पर न जाए, उस तरह की कोशिश की। हालांकि आज के दौर में इस तरीके के नारे ना भी लगे तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। जो लोग इस तरीके के नारे लगाते हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि इससे आप कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते हैं, और कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मेरा बार बार है कि इस तरीके के नारों को नैरेटिव बनाने की जो बीजेपी की कोशिश है, कम से कम वो मुझे समझ में नहीं आती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बारे में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग लगातार जब से मुख्यमंत्री बने तब से लगातार करते आ रहे हैं। चाहे वो शशि थरूर को 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड का सवाल हो, या सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहने का सवाल हो, राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहने का सवाल हो, खुद मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके बाद अरुण जेटली को संसद के पटल पे माफी मांगनी पड़ी थी। बहुत सारी ऐसे डायलॉग्स हैं जो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं या उनके अपने नेताओं ने कहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इस रमेश बिधूड़ी ने एक साथी सांसद के बारे में टिप्पणी की थी, उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर टिप्पणी की थी। क्या उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? कर्नाटक के एक दूसरे नेता है, उन्होंने भी इसी तरीके की टिप्पणी किया, उन्होंने कभी माफी मांगी? लेकिन बीजेपी इस मामले में एक्सपर्ट है कि किसी एक छोटी सी चीज को उठा दी है, फिर उसको मुद्दा बनाती है। मीडिया में चूंकि उनके साथ ही बैठे हुए हैं, इसलिए वो भी उस मुद्दे को ले उड़ते हैं, और उसके आधार पर वो भी दो तीन दिन डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब वोट अधिकार यात्रा की तो उस पर एक दिन भी चर्चा टीवी चैनल्स में नहीं हुई, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने की बात है, उस पर पूरे दिन भर सारे टीवी चैनल से डिबेट होती रही। तो राहुल गांधी की अधिकार यात्रा से टीवी चैनल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं एक शब्द मिल गया, कहीं कुछ ऐसी चीज मिल गई जिसके आधार पे आप कांग्रेस पार्टी को घेर सकते हैं और जिससे बीजेपी का नैरेटिव आगे बढ़ता है, वो करने की कोशिश की जाती है। आशुतोष सर, ये अब इसमें तो हम ये तो अब कहना ठीक नहीं है, वो तो राजनीति है उनकी, उनके पास पूरा सब चीज कब्जे में है, मीडिया भी है, बाकी दूसरे चीजें भी हैं, तो वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपका कांग्रेस क्या करे? हर बार 2 बड़ी बड़ी रैली करी, बिहार में करी, आपने जिक्र किया, अभी कल की बात है, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया ना, तो कांग्रेस के पास कुछ तो आप फिर करेंगे, फिर बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस इस पे कर क्या सकती है? अगर वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, हजारों की भीड़ इकट्ठा होगी, तो आप हर कार्यकर्ता का मुंह नहीं रोक सकते ना। और वहां उस भीड़ में किसको भेजा गया है, क्या कोई ऐसा आदमी भेजा गया जिसकी मंशा यही है कि वहां जाके इस तरीके के नारे लगे और उसका वीडियो बन जाए, फिर वो वीडियो वायरल हो जाए, और उसके बाद उसके ऊपर टीवी में डिबेट शुरू हो जाए, संसद उस पर स्थगित हो जाए? तो मुझे लगता है कि हमारे जो पार्टी है उनको भी थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है। इस वक्त दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण का प्रकोप है, सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषण इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। AQI अगर आप देखेंगे तो उसके आपको अंदाजा हो जाएगा। अखबार उस बारे में लगातार रोज खबरें कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, बुजुर्गों की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, लगातार डॉक्टर ये कह रहे हैं कि लंग्स पर असर पड़ रहा है। तो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती संसद में, संसद इस पर स्थगित नहीं होती, संसद इस पर स्थगित हो जाती है कि दरअसल किसी ने किसी को गाली दी। मेरा सवाल ये, अगर मान लीजिए किसी ने किसी को गाली दी तो संसद के अंदर इसको एक सवाल के तौर पर उठाना चाहिए, और उसके बाद फिर ये कहना चाहिए भाई इस तरीके गाली देनी बंद होनी चाहिए। संसद एक प्रस्ताव पारित कर दे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों के अंदर नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी नेता को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को जो मां की गाली जिन्होंने दी थी उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, कभी उनसे कभी माफी नहीं मांगी। तो फिर आप दूसरों से कैसे आप टची हो सकते हैं, दूसरा टची नहीं हो सकता? मतलब राहुल गांधी की मां नहीं है,
लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री जी को गाली देता है तो उसको लेके आप टची हो जाते हैं। राहुल गांधी की भी तो एक माँ है, सुरेंद्र राजपूत की भी तो एक माँ है, हमारी भी तो एक माँ है। क्या गाली, क्या सबकी माँ बराबर नहीं है? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बेसिकली कोशिश ये होती है कि आप कैसे कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष के नैरेटिव को तोड़कर और उनसे लोगों का ध्यान भटकाकर हेडलाइन ग्रैबिंग करें और उस पर डिबेट करें, ताकि जो विपक्ष के मुद्दे जो उठने चाहिए थे, जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए था, वो ना हो। इसका मतलब कतई नहीं किस तरीके के नारे लगने चाहिए, नहीं, मेरा साफ तौर माने इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए थे। ऐसे ऐसे निंदा होनी चाहिए। समाज, राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को लेकर कैसी कैसी भद्दी टिप्पणियां की जाती थी। गली गली में इंदिरा गांधी डैश डैश, मैं कहना नहीं चाहता हूं कौन लोग लगाते थे। जब 1953-52 में जब हिंदू कोड बिल आया था, उस वक्त जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर टिप्पणियां की गई थी, जिस तरीके से उनको गाली गलौज की गई थी, जिस तरीके से उनकी शव यात्रा निकाली गई थी, जिस तरीके से उनके पुतलों को जलाया गया था, उनके पुतलों को जिस तरीके से चप्पल जूतों से पीटा गया था, तो आज आप बहुत टची हो गए। जब आप कर रहे थे तब वो सवाल उतना बड़ा सवाल नहीं था। खुद प्रधानमंत्री जी ने, खुद आपने देखा होगा, अमित शाह जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हम तो नारे लगाते थे। असम वो नारा क्या था, असम की सूनी गलियां, इंदिरा गांधी खूनी, कुछ इस तरीके के नारे उन्होंने लगाए थे। असम की खूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारा लगा था। तो बहुत सारे लोगों के इस पर भी आपत्ति हो सकती है, आप इंदिरा गांधी को किलर बता रहे हैं, आप इंदिरा गांधी को मर्डरर बता रहे हैं, क्या ये उचित है? ये राजनीतिक संस्कृति पूरी तरीके से बदल चुकी है और हम जो कहें वो सच है, बाकी लोग जो कहते हैं उस पर हम टची हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीति का से इससे थोड़ी मैच्योरिटी कम से कम हमारे नेताओं में होनी चाहिए। जो देश के ज्वलंत प्रदूषण जैसा मुद्दा है, उस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर क्यों प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है, और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ रहा। खबर यह कि नोएडा में देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, नोएडा में है, मुंबई में, आप चले जाएं हिंदुस्तान के कोने कोने में, वहां हर जगह सिटीज, आप हर शहर में आपको ये स्थिति दिखाई पड़ रही। उस पर बहस नहीं होती, बहस इस पे हो जाती है कि दरअसल किसी ने किसी को गाली दे दी। तो ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है और इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो बीजेपी की रैली हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रैली हो। आज के जमाने में कोई भी आदमी किसी को भेजते, वहां पर उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाए, फिर उसको वायरल कर दिया जाए और उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तीखे हमले कर दिए जाए और उनसे कहा जाए माफी मांगे, संसद स्थगित हो जाए। ये कोई नहीं रोक सकता। और आज बीजेपी कह रही, कल कांग्रेस भी यही काम कर सकती है, परसों समाजवादी पार्टी भी यही काम कर सकती है। बिल्कुल, राहुल गांधी के बारे में जो आपने जिक्र किया, सोनिया के बारे में, इन लोगों ने तो बहुत बहुत अपशब्द कहे। लेकिन जो बीजेपी अभी सोचती है, पीएम मोदी खुद कहते हैं अपनी रैली में कि मुझे इतने किलो गालियां मिलती हैं, इतने किलो, और मैं खाता हूं गालियां। और ये मुद्दा शुरुआत से पीएम मोदी बनाते हुए हैं और आज भी बीजेपी पीएम मोदी को गालियां मिलती हैं, उनकी मां को गाली दी गई, उसको मुद्दा बनाती है। और तो जो सोचती है वो मोदी को, बीजेपी को मिलता है, फिर उसका नैरेटिव बनाने के बाद कि जो राहुल गांधी चाहते हैं वो 2 दिन की बात होती है, फिर राहुल का मुद्दा वापस आता है। देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको लगता है कि जब आप इस तरीके से प्रधानमंत्री जो गाली दी जाती तो पूरा चुनाव पलट जाता है। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर ने इंदिरा मोदी जी के बारे में क्या टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद पूरा चुनाव ही पलट गया। या ये कहते हैं कि सोनिया गांधी ने जब 2007 विधानसभा गुजरात का चुनाव हो रहा था तो मौत का सौदागर कहा था और पूरा चुनाव पलट गया था। ये इतना आसान होता तो चुनाव के पहले आप किसी को खड़ा करके माँ की गाली दिलवा देते या बहन की गाली दिलवा देते, उसके बाद चुनाव ही पलट जाता। तो फिर चुनाव प्रचार करने की जरूरत क्या है, फिर मुद्दे बनाने की जरूरत क्या है, फिर आप मैनिफेस्टो क्यों निकालते हैं? इस तरीके की 3-4 गालियां निकाल दीजिए, हर 3 दिन के बाद उनको वो गालियां पब्लिक कर दीजिए और उसके बाद फिर चुनाव पलट जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका। और हम जर्नलिस्टों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरीके से सामान्यीकरण करना मुद्दों का और उसके आधार पर चुनाव का विश्लेषण करना बहुत अच्छा लगता है। हकीकत यह है कि ऐसे नारों को ना तो किसी तरीके का कोई असर पड़ता है और ना इनके आधार पर चुनाव पलटा जाता है और ना ही इसके आधार पर किसी पार्टी, किसी नेता की छवि खराब होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इसलिए खराब नहीं होगी किसी ने उनको गाली दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि इसलिए खराब होगी अगर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि लोगों की अपेक्षाएं पूरी ना हो, उम्मीदें पूरी ना हो, तो लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पाए। या राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री को गाली भी देंगे तो उससे उनको ही नुकसान होगा, राहुल गांधी को कोई फायदा होने वाला उससे नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई राहुल गांधी को गाली देगा तो क्या राहुल गांधी की छवि बिगड़ेगी? क्या राहुल उस आधार पर राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे? राहुल गांधी चुनाव इस आधार पर हारेंगे कि उनकी पार्टी कैसा काम कर रही है, क्या संगठन मजबूत कर रही है, क्या कोई नैरेटिव बिल्ड कर पा रही है, क्या लोगों से कनेक्ट कर पा रही है, और क्या विपक्ष उनके सामने कमजोर या मजबूत है। उस आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी तो बड़ी बड़ी बातें की। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि लोगों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके गाय भैंस छीन जाएंगे, आप मुजरा तक की उन्होंने कर डाली थी। तो क्या वो इस आधार पर चुनाव हारे कि लोगों के मन में उनको लेके गलत तस्वीर, बल्कि इस आधार पर चुनाव हारे कि भाई 10 साल आप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपने क्या डिलीवर किया? लोगों को लगा कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो उनकी सीटें 302 से घट के वो आ गई, 303 से घट के 240 पे आ गई, 63 सीटें घटी उनकी। तो ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है, इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वही है कि डिबेट हो जाती है, थोड़ा माहौल बदलता है, हेडलाइन बदलती हैं, और बाकी और जैसे हमें भी चर्चा करनी पड़ गई तो ऐसा होता है। लेकिन वो है कि जो आशुतोष सर ने कहा ठीक बात है कि नहीं तो 2 दिन पहले कोई चुनाव से पहले खड़ा कर दे, वीडियो बना के पब्लिक कर दे, चुनाव जीत जाए तो बहुत ही आसान तरीका हो। कुल मिलाकर वही है कि मोदी के अपशब्दों को आज संसद में बवाल हुआ, हंगामा हुआ, तो एक मुद्दा बना, इसलिए उस पर चर्चा भी करी गई। अब देखते हैं कि राहुल गांधी का जो महारैली की गई वो इसको इग्नोर करके उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। जैसे भी बढ़ाते हैं, कोई उनका नेता गाली ना दे उसके बिना, हम अब उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।